बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का थर्ड लेक्चर है जो कि 7th चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है। आज का हमारा लेक्चर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। लास्ट में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था। अब हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, इनका क्या सोर्स है। ये हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसमें कैटिनेशन डिस्कस किया गया था, आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को डिस्कस किया गया था, रेट ऑफ रिएक्शन को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, स्लो और फास्ट, सॉल्युबिलिटीज़ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी बॉन्ड नेचर कि किस नेचर का बॉन्ड है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। अब ये हमने इनके करेक्टरिस्टिक को तो देख लिया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आए कहाँ से, कि इनका सोर्स क्या है। ठीक है, ओरिजिनल तो हमने कहा था कि ओरिजिनली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो ये देखिए हमारे पास टेबल है जिसमें बताया गया है लिविंग में हमारे पास अगर बात करें ऑर्गेनिक की, वैसे तो सिंथेटिक भी होते हैं, लैब में भी प्रिपेयर किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगी नेचुरल सोर्सेज के बारे में। तो लिविंग में हमारे पास एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो एनिमल से प्रोटीन्स ऑब्टेन होती है और फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब प्रोटीन हमें एग से मिलती है, मटन से, चिकन से, बीफ से, फ़िश से। ये क्या हैं, प्रोटीन सोर्स हैं एनिमल्स के। फिर अगर हम बात कर, यानी ये सारे के सारे वो हैं जो कि अगर आपने मसल्स बिल्ड करने हैं, प्रोटीन इनटेक करना है तो उसके लिए आपने। फिर फैट्स एंड ऑयल हैं, वो एनिमल के मिल्क से, बटर से और चीज़ से ऑब्टेन होता है। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स हैं एनिमल के। प्लांट में अगर लाइव प्लांट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑब्टेन होते हैं वीट से, मेज़, पोटैटोज़, बार्ले, राइस। ये तमाम के तमाम क्या हैं, गंदम, चावल वगैरह। ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइव प्लांट से भी प्रोटीन्स ऑब्टेन की जा सकती हैं, बीन्स या पल्सेस, ये चने की दाल हो गई या ये लोबिया वगैरह हो गई। फिर वाइटामिन्स, एप्पल, ऑरेंज, बनानास, ये डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजीज़ उनमें होता है। ऑयल्स, जैसे आपको पता है कि प्लांट के जितने भी ऑयल्स हैं, पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये तमाम के तमाम ऑयल्स जो हैं वो लाइव प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेड प्लांट्स की। अब अगर हम डेड प्लांट्स में देखें तो कोल, पेट्रोलियम और गैस, यही आज का हमारा लेक्चर है कि जो कोल, पेट्रोलियम और गैस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। कोल जो है वो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे यूज़ होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स। ठीक है, अब अगर हम कोल के बारे में देखें तो कोल जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है। कोल को पहले कॉल, ये ओल्ड इंग्लिश में इसे कॉल कहा जाता था। जो कि एक्चुअली कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, फॉसिलाइज्ड कार्बन से। इट इज़ अ मिनरल ऑफ फॉसिलाइज्ड कार्बन। फॉसिलाइज्ड कार्बन मतलब कि अगर आपके पास जो बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट है
वो जब ज़मीन के अंदर दब गया तो उसके फॉसिल्स बन गए। उस फॉसिल्स के अंदर से कार्बन प्रोड्यूस्ड हुआ, और कोल जो है वो एक्चुअली क्या है, उसी का मिनरल है। अब अगर हम देखें कि कोल जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ, तो प्लांट या ट्री है कोई सा भी एक, वो ट्री जब तक ज़िंदा है या लिविंग है तब तक तो वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करेगा, सॉइल को प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर वो डेड है, वो गिर जाता है इस तरह, तो वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, और उस वक्त उसके ऊपर डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या यूँ कह लें इसकी डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जब तक कोई चीज़ भी ज़िंदा होती है तो वो बैक्टीरियल या केमिकल रिएक्शन से फ्री रहती है, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है जो उसके अगेंस्ट लड़ रहा होता है। आप प्लांट्स की बजाय अपनी एग्जांपल ले लें अगर, तो इंसान जब तक खड़ा है तब भी तो ज़मीन पे खड़ा है ना, ठीक है, लेकिन उस वक्त उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी के अंदर मौजूद डिफेंस सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट लड़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे जाएगा उसमें बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जब सबसे पहले पीट प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स की फ़र्स्ट प्रोडक्ट है। ये आपके पास पीट की पिक्चर है। या आपने अक्सर देखा होगा कि जब दरख्त वग़ैरह गिर जाते हैं तो उसके साथ उनके छोटे छोटे पीसेस में इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। अब इसमें क्या है कि पौधे का कुछ हिस्सा डिकम्पोज्ड हो गया है और कुछ रिमेनिंग है। पीट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फ्यूल का, और विलेजेस वग़ैरह में इसको हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुई गैस वग़ैरह नहीं होती, तो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और चीज़ें फ्यूल के तौर पे यूज़ किए, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा फ्यूल नहीं, मतलब उस सेंस में नहीं है कि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। तो सबसे पहले जब पीट प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको अगर ज़मीन के अंदर जाने के बाद प्रेशर अप्लाई हुआ, और जब ज़मीन का प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो पीट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के नतीजे में लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा। पहले देखिए क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट के रिमेन हैं, पीट की जो ब्लैक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वो पोर्शन है जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के हैं। पीट ऊपर था, लिग्नाइट उसके मुकाबले में थोड़ा सा नीचे है। तो और उसके बाद मज़ीद प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब उसके अप्लाई तो नहीं होता, मतलब वो नीचे चला जाता है, उसके ऊपर मज़ीद मिट्टी की लेयर आ जाती हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल कहते हैं। ये भी कोल ही है लेकिन ये बिटुमिनस, और उसके बाद मज़ीद अगर प्रेशर अप्लाई होगा तो उसके नतीजे में एट द एंड आपके पास एंथ्रासाइड प्रोड्यूस्ड होता है, और एंथ्रासाइड जो है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब पहले मैंने जैसे बताया कि पीट जो है उसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम था, फिर लिग्नाइट में उससे ज़्यादा, बिटुमिनस में उससे ज़्यादा, और एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे कार्बन कंटेंट जो है इस कोल के अंदर वो इंक्रीज़ करता जाता है। तो जो टाइम लगता है एक्चुअली इन सब को कन्वर्ट होने में, वो कार्बन कंटेंट बढ़ाने के लिए है। सबसे पहले पीट की तमाम क्या है, कोल की फॉर्मिंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है वो ये पौधे, ये रिमेन्स थे, और उसके बाद
एंथ्रासाइड बना, और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 500, तो 500 मिलियन ईयर लग जाते हैं इसको कोल में कन्वर्ट होने में। 500 मिलियन ईयर्स का मतलब है तकरीबन 50 करोड़ साल, यानी कि बहुत कोई कम टाइम नहीं है। 50 करोड़ ईयर्स जो है वो लगते हैं, और इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं कार्बन की, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस इरा में किस टाइम में बरेड हुई थी। मतलब ये नहीं है कि आपने एक साल में दरख्त गिरा तो 2 3 4 साल बाद जो है वो वहाँ से कोयला निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से तो फिर हर कोई कोयला निकाल लें। अब देखिए हर आपके पास डिफरेंट लेयर्स आएंगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा पुरानी लेयर नीचे जाती जाएगी और जो नए वाली लेयर है वो ऊपर आती जाएगी। इस तरह जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें एंथ्रासाइड प्रोड्यूस्ड होगा और वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। इसमें फिर नेक्स्ट आ जाता है कार्बनाइजेशन। कोल तो हमने देख लिया कि कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उस कोल में, जो कोल क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, उससे हमने कार्बन कंटेंट को अचीव करना है। किस तरह से ज़्यादा कार्बन ऑब्टेन की जा सकती है, मतलब कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ इन कार्बन कंटेंट। अब इसके लिए एक ये कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पायरोलिसिस, या आपने शायद पहले पढ़ा हुआ भी हो। पायरोलिसिस का मतलब होता है बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर और सम रिएजेंट। मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है, रिएजेंट में कोई भी आ जाता है, जैसे आपके पास क्लोरीन वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो अगर बर्निंग होगी इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो उसे कहेंगे पायरोलिसिस। आपको नॉर्मली पता है मीथेन को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए, बर्न करवाया जाए, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अगर हम इसको बर्न करवाएंगे इन द एब्सेंस तो ये दोनों प्रोड्यूस नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा, कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ करेगा, आपके पास कार्बन जो है वो बढ़ जाएगा और कोक की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम कोल की बर्निंग करवाते हैं, मतलब उसकी पायरोलिसिस की जाती है एट हाई टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, ठीक है। ये हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होता है, आपके पास उसकी पायरोलिसिस होती है, आपके पास कार्बोनाइजेशन होती है, ये होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू, आप इसको अटेन कर लेते हैं इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेट करना, और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, तोड़ के। तो आप कोल को तोड़ के डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कोल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो इस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जिसमें के कार्बन तो तकरीबन 75% है, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र तो कम होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इस केस में आपके पास डिफरेंट पोर्शंस आते हैं, ठीक है। उस पोर्शंस को हम इस फ्लो शीट डायग्राम से देखते हैं कि जब हमने कोल को हीट किया तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये 1273 1373 केल्विन, ये क्या है, ये केल्विन में है, तो ये तकरीबन 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। वो केल्विन में है, ये सेल्सियस में है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू, तो नीचे आपके पास देखें डिफरेंट फ्रैक्शंस आए। जैसे ऊपर मैंने बताया इसको कि सॉलिड कोल है आपके पास और उसको आपने हीट किया, तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर में ये चीज़ हो रही है, पायरोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो एक सॉलिड चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी विच इज़ कोक, कार्बन ब्लैक कह लें इसे, मतलब ये ब्लैक कलर का एक पोर्शन आएगा,
और उसके साथ साथ हॉट वेपर्स निकलेंगे गैसेस के, जिसको हम आगे कलेक्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये एक बड़ी सी ट्यूब है जिसमें आपने कोल को हीट करना है। कि कोई भी सोर्स ऑफ हीट अप्लाई करके आप इसको हीट करें। उसके बाद क्या होगा, इसमें से हॉट वेपर्स और गैसेस निकलेंगी। उन गैसेस को आगे हम कलेक्ट करेंगे इन वाटर, ठीक है। तो इन हॉट गैसेस को वाटर में से पास करवाया जाता है और कूल करवाया जाता है। पहले इन्हें कूल किया जाता है एंड देन पास थ्रू वाटर, ठीक है। तो कूलिंग के लिए जो है वो दरमियान में आपके पास ऑपरेटर से जो नॉर्मली कंडेंसर होता है, जो इस कूल गैसेस को कूल डाउन कर देगा, सॉरी हॉट गैसेस को कूल डाउन कर देगा, और उसके बाद ये हॉट गैसेस पास करेंगी थ्रू वाटर। अब वाटर में क्या है कि एक तो आपके पास कंडेंस्ड लिक्विड आता है जो कि आगे सेपरेट हो जाता है। दूसरा फ्रैक्शन आता है कोल गैस का, जिसको आगे मज़ीद हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। इट इज़ कोल गैस, ठीक है। इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अनकंडेंस गैसेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है या हाइड्रोजन है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वाटर गैस के साथ साथ मीथेन गैस भी मौजूद है। तो ये कोल गैसेस है और ये बहुत अच्छा फ्यूल है, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपके पास गैशियस फ्रैक्शन अलग हो गया। उसके बाद ये नीचे पानी के अंदर रह गया है कंडेंस्ड लिक्विड। इस कंडेंस्ड लिक्विड को दो लेयर्स में आगे सेपरेट कर लिया जाता है। एक ऊपर लेयर आ जाएगी, एक नीचे लेयर आ जाएगी। ये इसी तरह से है कि अगर आप पानी के अंदर ऑयल डाल दें और साथ में चॉक वगैरह लेके उसको क्रश करके डाल दें, तो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो चॉक पाउडर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे ये देखें इस तरह से लेयर बना देगा, और जो ऑयल है वो ऊपर एक सेपरेट लेयर बना देगा। तो ये आपके पास दो लेयर्स आ गई। अब इसमें जो अपर लेयर है वो अमोनिकल लिक्वर है और जो लोअर लेयर है वो कोल टार है, कोल टार। अपर लेयर में आपके पास नॉर्मली प्रोड्यूस्ड होता है अमोनिया, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आगे यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, जिसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। दूसरा आपके पास जो लोअर पोर्शन है वो है कोल टार का। कोल टार जो है वो ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, एक अजीब सी गंदी स्मेल के साथ। अक्सर आपने देखा होगा रोड्स पे जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर डाली जाती है, और ये ब्लैक कलर की लेयर जो है उसकी एक ख़ास स्मेल होती है। आप कभी सड़क जब कंस्ट्रक्ट हो रही हो तो उसके पास से गुजर के देखें तो उसे कोल टार कहते हैं, ठीक है। ये सड़क के ऊपर मतलब उसको अडहेर करने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपके पास जो है वो कोल टार ऑब्टेन हो गया। अपर लेयर में जो है वो अमोनिकल लिक्विड। जो पीछे आपके पास सॉलिड बचा है, ये तो सारा गैशियस फॉर्म थी ना, उसे हम कहते हैं पिच ब्लैक। ये देखें, ये आपके पास तकरीबन सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन होता है 70%। 70% मतलब कि जो टोटल आपने ऑर्गेनिक वो कोल लिया था उसका 70% जो है वो यहाँ पीछे ही रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोक। बाकी 30% जो है वो आगे जाता है, और उस 30% में से फिर
8 to 10% जो है वो अमोनिकल लिक्विड बनता है, 17% कोल गैस बनता है और 4 to 5% कोल टार में कन्वर्ट होता है। नीचे कोल टार जो है वो सड़कों पे, इसे पिच भी कहते हैं, मतलब जो पिच डालते हैं सड़कों पे, वो भी है, यही चीज़ है ये। ठीक है, तो ये आपके पास थी कार्बनाइजेशन ऑफ कोल के बारे में। तो अगर हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें तो कोल जो है इट इज़ अ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम डेड प्लांट्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस स्टेट से गुजर रहा है। सबसे पहले डेड प्लांट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू पीट, पीट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, lignite under high pressure and temperature converted into bituminous coal, and then bituminous coal is ultimately converted into anthracite. Anthracite is the purest form of coal in which there is 90% of carbon is present. ठीक है, फिर हमने बात की कार्बोनाइजेशन की, जिसमें कोल की पायरोलिसिस करवाई जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी गेट 3 फ्रैक्शन। एक आपके पास सॉलिड फॉर्म आती है कोक की, एक आपके पास लिक्विड फॉर्म में आता है कोल टार और अमोनिकल लिक्विड जिसमें कि अमोनिया मौजूद होता है, और एक आपके पास गैशियस फ्रिक्शन आता है विच इज़ कॉल्ड एज कोल गैस। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास नेचुरल सोर्स। अब हम दूसरे नेचुरल सोर्स की बात करेंगे जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में लो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। जैसे अगर हम 1 कार्बन की बात करें तो मीथेन जिसमें 1 कार्बन है, या ईथेन जिसमें 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन नेचुरल गैस। अगर हम कोल का देखें तो कोल कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ था, डेड प्लांट्स थे, वो एक्यूमुलेट हुए, उनके ऊपर प्रेशर आया एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पीट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है कोल की। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, और लिग्नाइट जो है वो फिर बिटुमिनस कोल की फॉर्म में आपको कोल देता है। जब प्लांट डेड होते हैं तो एनिमल्स भी तो डेड होते हैं ना, तो एनिमल्स की रिमेन्स का क्या बनता है। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की प्रिपरेशन या उसकी सिंथेसिस जो है वो 3 इसमें थेरीज़ हैं जो इसकी उसमें अकाउंट करती हैं। एक है थर्मोजेनिक थेरी है जो कि इसकी नेचुरल गैस की सिंथेसिस के लिए अकाउंट करती है। दूसरी है आपके पास बायोजेनिक, और थर्ड वन है आपके पास ए बायोजेनिक। सो जेनिक क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं वो ज़मीन के अंदर बरिड हो जाते हैं एंड अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिक रेजर्वायर्स। इसको आप इस तरह की डायग्राम से देखें, आपके पास फोटोसिंथेसिस एक्सीड कर रहा है, प्लांट्स क्या हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और इसके अंदर ये बर्ड भी होते जा रहे हैं, सूरज से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ये मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्सीड करेगी डिकम्पोजिशन को। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स बर्ड हो जाएंगे लेयर ऑफ वाटर बेड बॉटम ऑफ वाटर बेड में, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ डेट्रिटस कॉज करेंगे।
उसके बाद उसके ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बरीड हो जाएगा अंडर सेडिमेंट्स, मतलब वो जो डेट्रिटस था ऑर्गेनिक डेट्रिटस, वो उसके ऊपर मज़ीद मिट्टी आ जाएगी और ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में बरीड हो जाएंगे। फिर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इसके लिए चाहिए टाइम है, हीट है, प्रेशर है, और अल्टीमेटली जो है वो आपके पास इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट रेजरवायर्स हैं कोल के, ऑयल के और नेचुरल गैस के। इस सारे प्रोसेस में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। आगे ये नेचुरल सोर्सेज जो हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, ये आगे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में उसमें यूज़ होता है, जो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये यानी डिफरेंट ये सोर्सेज हैं जहाँ पे अबाउट 100 ईयर्स ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और वो अल्टीमेटली क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने स्टार्ट में साइकिल देखी थी उसमें यूज़ हो रही थी। तो ये आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कंटिन्यू है, प्लांट बरीड होते रहेंगे और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए 500 से 1000 मिलियन ईयर्स का टाइम लग जाता है इस प्रोसेस को होने में। बायोजेनिक में क्या होता है कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जैसे मिथेनोजेंस हैं, ये ज़मीन में मौजूद होते हैं, और बैक्टीरिया हैं एक्चुअली ये, जो कि मीथेन गैस कॉज करते हैं। ये अक्सर कूड़ा किट के ढेर हो गए या जहाँ पे भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है वहाँ इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक नेचुरल सोर्स है बायोजेनिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। तीसरा आपके पास आता है ए बायोजेनिक। ए बायोजेनिक मीन्स के विदाउट एनी लाइफ। इसके लिए एक थ्योरी है कि ज़मीन जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं और उसके सेंट्रल पार्ट को देखें, कोर है जो, तो वहाँ पे डिफरेंट गैसेस हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस हो गई या फिर कार्बन मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो ये गैसेस चूँकि हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में हैं, तो ये ज़मीन का डायमीटर तो बहुत बड़ा है, तो ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस्ड होंगी तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक वाटर अगर ऑक्सीजन के साथ करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट कर जाएं तो उस केस में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, ये ज़मीन का डायमीटर तकरीबन 6400 किलोमीटर है और उसमें डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में ये डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं। अब केमिकल रिएक्शन होगा इन तमाम एलिमेंट्स का। ठीक है, और मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होगी, और मीथेन क्या है आपके पास, नेचुरल गैस। तो ये आपके पास ए बायोजेनेटिक प्रोसेस है जिसके नतीजे में मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इस तरह से ये नेचुरल गैस के रेजरवायर्स मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़मीन के बहुत करीब नहीं होते सरफेस से, बल्कि तकरीबन ज़मीन के 2-3 माइल्स के अंदर डेप्थ में मौजूद होते हैं। इसीलिए अगर आपने नेचुरल गैस का रेजरवायर कभी भी निकालना हो तो वो डेप्थ से जो है वो डग आउट किया जाता है। ये 2 माइल्स का तकरीबन जो है वो फासला है इसकी से। तो ये सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये रेजरवायर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिससे ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो है वो कोल को देखा जो कि प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसके बाद जो है ये देखें, ये फ्लोशी डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से डेड वुड प्लांट से पीट प्रोड्यूस्ड होता है बाय द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। पीट कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिग्नाइट। ठीक है, बाय हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसके बाद
लिग्नाइट कन्वर्ट होता है इनटू बिटुमिनस कोल, और आपके पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होती है वो होती है एंथ्रासाइट, जो कि आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। ठीक है। उसके बाद आपने देखा नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस मैंने आपको जैसे बताया है कि क्या क्या तरीके हैं, थेरीज़ हैं कि जिसके थ्रू नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड होती है। ये इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी जनरेशन है फॉर द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जिसमें मिनरल ऑयल और कोल की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सुई गैस के मुकाम से जो नेचुरल सोर्स निकला है नेचुरल गैस का, वो दुनिया का दूसरा बड़ा रेजरवायर है। ठीक है। और उसको हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, सीमेंट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे, और इसके अलावा बहुत सी जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हम इसको बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके घरों में भी जो है वो सुई गैस को ही एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमने आज 2 सोर्सेज स्टडी किए हैं, कोल एंड नेचुरल गैस। थर्ड पेट्रोलियम है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ठीक है। आप ये लेक्चर्स गो थ्रू करें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी फ्रीली। नेक्स्ट लेक्चर के अपलोड होने तक आप लोगों ने अच्छी तरह से इन तमाम लेक्चर्स को रीड करना है और तैयार करना है। ओके, अल्लाह।